Good evening, students. Beta, this one is your lecture number 3 for chapter How do organisms reproduce? Okay. In our previous lecture, we have discussed about different modes of asexual reproduction, where we were discussing about first type of asexual reproduction, that is fission. Okay. In that case, we have studied about binary fission and multiple fission. ठीक है. एंड एक होमवर्क भी दिया था आपको. अभी तक एक भी बच्चे ने मुझे करके नहीं दिखाया है कि मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस है. तो बेटा आपको ये करना है. ठीक है, बता दूं आपको क्योंकि कई बार आपको शायद पता भी ना रहता हो. ठीक है, मैंने होमवर्क में लिख कर दिया, आपने एज इट इज उतार दिया. होमवर्क कंपेयर दिस एंड दिस, और जो है एज इट इज मुझे शो कर दिया. उसे होमवर्क को करना है. ठीक है ना, उसमें लिखने हैं आपको खुद से. आपने क्या समझा अपने आप करोगे ये क्वेश्चन. ठीक है, आई बात समझ में. अब देखो, आज हम सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज क्या, बडिंग. ठीक है ना, बडिंग. लेकिन बडिंग को समझने से पहले देखते हैं ये बडिंग वर्ड आया कहां से है. ठीक है, ऐसी थोड़ी ना कोई नाम रख देते हैं. हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है. तो बर्डिंग वर्ड आया है बेटा बर्ड से. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बर्ड का मतलब क्या है. ठीक है ना. तो बर्ड क्या है, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल और आउटग्रोथ ऑफ बॉडी विच हैव कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बर्ड क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड. क्या मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, यानी जिसका फंक्शन डिफाइन ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड. ठीक है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और आउटग्रोथ ऑफ बॉडी which is capable to form complete organism. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक आउटग्रोथ अगर निकल रही है, ठीक है ना, एक छोटा सा बाहर एक हिस्सा उभरा हुआ है, एक आउटग्रोथ निकल रही है, तो वो आउटग्रोथ बढ़ेगी डिवाइड करके. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, उस आउटग्रोथ से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है. ठीक है, जब वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाएगा तो दैट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. जिस बॉडी से वो ओरिजिनेट हुआ था वहां से डिटैच हो जाएगा एंड कैन नाउ सर्वाइव एज सेपरेट इंडिविजुअल. ठीक है, तो इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, हाँ, बर्डिंग कहेंगे. तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस दौरान क्या होगा, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म develop from bud. ठीक है, the bud increases in size, and ultimately detaches from parent body. And चलो बस पेरेंट बॉडी. ठीक है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म. आई बात समझ में. तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे बर्डिंग. ठीक है, अभी देखो हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं. एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. ठीक है, देखो बर्डिंग का अगर हम देखें एग्जाम्पल, बाय एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. आपने ध्यान करो, मैंने आपको बताया
था कि बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बेटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ईस्ट का। ठीक है ना, ईस्ट क्या है आपकी यूनिसेलुलर फंगस। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी बुक, आपकी क्लास के अंदर, स्कूल में आओगे तब करके दिखाएंगे। यूनिसेलुलर फंगस है ये। ठीक है ना, ईस्ट। अब देखो ईस्ट को जब आप देखोगे बेटा एक सेल ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसमें वैक्यूल, तो ये इसका क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे करके ये क्या है, एक ईस्ट की सेल है। ठीक है ना, दिस वन इज पेरेंट ईस्ट सेल। क्या है ये, पेरेंट ईस्ट सेल। अब धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, इलोंगेट करेगा। पहले तो देखो बड बनेगी एक छोटी सी, ये पेरेंट बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस, वैक्यूल बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ आएगी। इस छोटी सी आउटग्रोथ को क्या कहेंगे, बड कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहोगे, बड, यंग बड। ठीक है, धीरे धीरे बड का साइज इंक्रीज होगा। धीरे धीरे इस बड का साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ इलोंगेशन भी होगा। यहां लिखोगे अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ एन आउटग्रोथ, और ये आउटग्रोथ क्या है, दैट इज अ बड। ठीक है, अब बड का साइज इंक्रीज करेगा। ये तो हो गई पेरेंट की सेल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। धीरे धीरे इस बड का साइज बड़ा होगा और ये न्यूक्लियस भी क्या करना स्टार्ट करेगा, ऐसे इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, न्यूक्लियस भी क्या होगा, इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बड एंड elongation of nucleus। ठीक है, अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बड कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये एक नई बड बन गई है, कंप्लीटली ग्रो हो जाएगी। इसमें इसका न्यूक्लियस, इसमें इसका न्यूक्लियस, और ये आपके पास एक से कितने ऑर्गेनिज्म बन गए, दो। अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है, ये हो सकता है इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए। ठीक है, डेवलप्ड बड हो सकता है कि ये यहां से डिटैच हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि इसी के ऊपर कोई नई दूसरी बड बन जाए। ऐसे करके देख, तो एक बार आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है। यहां से हो सकता है ऐसे करके एक बड बनी, इसके ऊपर एक और बड बन गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और बड बन गई, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इस टाइप की कंडीशन भी बन जाती है। ठीक है ना, कई बार इस टाइप की कंडीशन भी आ जाती है बेटा। बार बार इस पे ऐसे बड ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो बड है, ठीक है ना, डेवलप्ड बड ईदर रिमेन अटैच्ड टू पेरेंट बॉडी और मे डिटैच। ठीक है, आई बात समझ में। कई बार ऐसे मल्टी सेलुलर कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे करके, बट जरूरी नहीं है बेटा। ये डायग्राम ध्यान से देख लो, कैसे कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं।
आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है ना, मैं एक बार दिखा देती हूँ बेटा, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये जो है आपका कंप्लीट क्या हो गया, बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पैटर्न वही रहेगा, बस हमारा एग्जाम्पल बदल जाएगा। बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहां पे बेटा आपने क्या करना है, एग्जाम्पल किसका लेके चलना है, हाइड्रा का। पढ़ा है कभी हाइड्रा के बारे में? ठीक है, हाइड्रा का एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। ठीक है बेटा, और हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जनरली क्या करता है, बर्डिंग शो करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये स्ट्रक्चर। हाइड्रा कैसा दिखाई देगा, पेरेंट बॉडी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये इसकी बॉडी में ऊपर क्या होते हैं, कुछ टेंटेकल्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, इसकी बॉडी पे ऐसे टेंटेकल्स होते हैं अपर सरफेस पे। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, वही सेम क्या आएगी, बड आएगी। पहले तो आप पेरेंट बॉडी को दोबारा से बनाओ। ठीक है ना, पेरेंट बॉडी बना दी हमने। सबसे पहले एक आउटग्रोथ आएगी, ये क्या है, यंग बड, यंग बड। ठीक है, धीरे धीरे ये यंग बड क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये हो गया हाइड्रा, पेरेंट बॉडी। ठीक है, ये हो गए टेंटेकल्स। ये क्या है बेटा, टेंटेकल्स हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस बर्ड की जो साइज है वो ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ बर्ड, बर्ड बढ़ेगा साइज में। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बर्ड। अल्टीमेटली ये बर्ड कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बर्ड कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा और वहां से वो इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा कि इट हैव टू डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। देखो यूनिसेलुलर में तो हमने कहा कि डिटैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां इसको क्या दे करना पड़ेगा, इसको डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन इज न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड इट विल डिटैच, विच विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बर्डिंग इन हाइड्रा का एग्जाम्पल है। ठीक है, बर्डिंग इन हाइड्रा का एग्जाम्पल हो गया बेटा। ठीक है, तो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा सारा। अल्टीमेटली आप इसको यहाँ पे ऐसे डिटैच्ड फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये डिटैच्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसकी पेरेंट सेल आप ऐसे बना रहे थे। कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो ये पेरेंट बॉडी रह गई, ये डिटैच्ड ऑर्गेनिज्म आ गया। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया बेटा, दो टाइप के, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल मोड से बन गया।
ठीक है ना। तो दिस वन इज बर्डिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज योर हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ताकि हम आगे कंप्लीट कर सकें इसको। ठीक है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो डिवीजन है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो डिवीजन हमने देखा था दैट वाज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, या तो स्पोर फॉर्मेशन कहोगे उसको, या क्या कहोगे, स्पोरुलेशन। ओके, थर्ड वन इज योर स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, और स्पोरुलेशन। अब इसको समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा, स्पोर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स क्या है बेटा, स्पोर्स क्या है, माइन्यूट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच आर कैपेबल टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड जनरली डेवलप्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। आई बात समझ में। ठीक है, तो स्पोर्स क्या होता है, माइन्यूट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि स्पोर्स जनरली प्लांट्स के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन बेटा एनिमल्स में भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो अगर हम बात करें स्पोर्स की तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, reproductive units which when land over suitable substratum which one land over suitable substratum होता है बेटा कोई भी जगह, ठीक है, जिसके ऊपर वो लैंड कर रहा है। ठीक है ना, कोई भी एरिया जिसके ऊपर स्पोर आके अटैच हो रहा है, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर बेस को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेटम कहेंगे। विच व्हेन लैंड ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम विल ग्रो टू फॉर्म न्यू organisms. Okay, these have very hard protective wall. These have very hard protective wall around them to tolerate unfavorable condition। आई बात समझ में। देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको। स्पोर्स क्या है बेटा, जैसे देखो आपने सीड्स देखे हैं, सीड्स सभी को पता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीड की जगह क्या बनते हैं, स्पोर्स। ठीक है, अब सीड्स तो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, साइज बड़ा होता है, लेकिन जहां तक बात है स्पोर्स की, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अपने आप जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा अवेलेबल है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह के पे लैंड करता है जहां से ये नरिशमेंट गेन करता है और अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स होते हैं। अब देखो जो स्पोर्स हैं वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अब ये जो मौसम है, इस मौसम में आपको आसानी से क्या दिख जाएगी, फंगस ग्रो करती हुई दिख जाएगी। मोस्टली आपका जो पिकल्स है ना, विदाउट ऑयल अगर कोई पिकल आपने घर पे रख दिया, अचार कोई आपने रख दिया, तो उसमें बहुत जल्दी फंगस ग्रो हो जाएगी। सिमिलरली आपने घर पे ब्रेड लाए और वो ब्रेड आपने यूटिलाइज नहीं की, आपने यूज नहीं की, ठीक है ना,
तो आप क्या, आप 2-4 दिन में क्या देखोगे, ग्रीन कलर की एक काई सी उसके ऊपर जम जाती है, एक फंगस सी उस पे लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोपस। ठीक है, एग्जाम्पल जो है राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस का कॉमन नेम क्या है बेटा, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर लगने वाली जो फंगस है, ठीक है ना, वो जनरली देखो जो फंगस होती है ना, फंजाई होती है, वो जनरली स्पोर फॉर्मेशन करती है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, ब्रेड मोल्ड के जो स्पोर्स है वो हमेशा एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन, उनको लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिली और उनको कोई से नरिशमेंट नहीं मिल रहा, एनवायरनमेंट में बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और ड्राई एनवायरनमेंट है, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन स्पोर्स जिंदा हैं, जैसे सीड्स जिंदा होते हैं ना, स्पोर्स जिंदा हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, टीनी होते हैं, ठीक है ना, एंड वेरी इजी टू जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही इसको एक सूटेबल जगह मिलेगी, एक प्रॉपर जगह मिलेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, वहां पे लैंड करेगी और लैंड करके बेटा ऐसे ग्रो करेगी। ठीक है, लैंड करके एक रेस्पेक्टिव जगह पे वहां से ऐसे ग्रो करेगी, ऐसे, समझ में आया? ठीक है, ऐसे करके क्या करेगी, ये ग्रो करेगी। और ये जो आपको नीचे ऐसे यहाँ पे ये जो स्टॉक दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलोगे, स्पोरेंजियोफोर। और यहाँ पे नीचे ये जो है ऐसे नेटवर्क बना लेती है, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, नीचे ऐसे नेटवर्क बना लेती है। उन नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं बेटा, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलोगे, हाइफी। ठीक है, हाइफी क्या है आपका, जस्ट जो है जब ये ग्रो करती है तो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जब ये क्या बना ले, एक ग्रुप, पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी को आप एक सिंगल को कह रहे हो, ऐसे, ये एक हाइफी हो गई, ये एक हाइफी हो गई, ऐसे करके। तो ये व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो फंगस आप सभी ने देखी है, ठीक है, तो आपको व्हाइट क्या बोलोगे, हाइफी। ठीक है, और हाइफी का जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हो उसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और उस माइसीलियम से ऊपर की तरफ आपको ऐसे कुछ ब्लैक डॉट दिखाई देंगे। वो जो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, वेयर स्पोर्स डेवलप, वेयर स्पोर्स डेवलप, ठीक है ना। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ये अंदर क्या है बेटा, इसके स्पोर्स हैं, अंदर क्या है, ये स्पोर्स डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि स्पोरेंजियम में ही डेवलप करे, हो सकता है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डायरेक्ट जो है किसकी फॉर्मेशन करे, स्पोर्स की फॉर्मेशन करे, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पोर्स एंडोस्पोर्स भी हो सकते हैं, एक्सोस्पोर्स भी हो सकते हैं। तो अब ये जो स्पोर्स इसके अंदर एसेक्सुअली ग्रो कर रहे हैं, डिवीजन से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मान लो ये और ज्यादा ग्रो हो चुके हैं और इस स्पोरेंजियम का साइज जो है बढ़ चुका है ऐसे करके, ठीक है, और ये वाला भी ऐसे ग्रो ही कर रहा था, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अंदर देखो नंबर ऑफ स्पोर्स बढ़ चुके हैं, तो ये स्पोरेंजियम की वॉल रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स क्या हैं, रिलीज किए जाएंगे एयर में, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाएंगे, लैंड करेंगे एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे और फिर वहां पे ग्रो करना। तो बेटा ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे लैंड करेंगे, ये जो स्पोर्स है यहाँ से लैंड करेंगे, ठीक है, और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके क्या करेंगे, लैंड करके और वहां ग्रो करेंगे।
ठीक है ना। तो व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स देन स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाएगा टू रिलीज आउट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ताकि बहुत सारे स्पोर्स एयर में रिलीज कर सके। These spores when land over suitable substratum, ये स्पोर्स जब एक suitable substratum पे लैंड करेंगे then grow to form new organism, वो इस तरीके से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या थे कुछ ये था आपका स्पोर फॉर्मेशन वाला टॉपिक। ठीक है। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन आपको पेनिसिलियम में भी मिल सकती है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस जो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होती है। म्यूकर ये भी एक फंगस है। तो जनरली फंगस कैसे ग्रो करती है, देखो बेटा ऐसा तो नहीं है कि फंजाई जब फंगस ग्रो करती है तो आप कुछ उगा के आते हैं, अपने आप ग्रो कर जाती है। अपने आप का मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलना, मतलब मॉइस्ट एनवायरनमेंट, जैसे अब जो एनवायरनमेंट है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्टनेस है एयर के अंदर, है ना, और हल्का सा वार्म एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी है। तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, ह्यूमिडिटी हो एक्सेस में, तो ऐसे एनवायरनमेंट में फंगस अपने आप ग्रो करने लग जाती है अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो। ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि उसके स्पोर्स एयर में हमेशा अवेलेबल हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं ग्रो करती, क्योंकि वो टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल नहीं है। एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो तो भी ग्रो नहीं करेगी क्योंकि मॉइस्चरेस नहीं है। ठीक है ना। तो एक फेवरेबल कंडीशन का होना जरूरी है स्पोर्स की ग्रोथ के लिए। आई बात समझ में। ठीक है। तो आज बेटा इसी को कर लेते, नहीं तो लेक्चर आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर को में हम पहले तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आपको वो करवाऊंगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम बाकी का टॉपिक करेंगे। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद एक तो आपका बच गया रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन वाला टॉपिक बचा हुआ है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच गया है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अभी 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है बेटा। आपके मंडे टेस्ट में यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।